नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम मिश्रा सर और जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। 500 बार बोल चुका हूं, 501वीं बार बोल रहा हूं और अंतिम बार ये है, ताकि ये भ्रम की स्थिति न रहे। मैं यूजीसी के 2012 हो, 23 हो या 26 यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार के किसी भी प्रावधान के विरोध में हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ महाराज जी और भाजपा के विरोध में न कभी था न कभी हूं। उसके मेरे पास कई कारण है, वो उसके बाद में आऊंगा। मेरा लार्जर गोल हिंदुत्व, सनातन और इस देश को बचाना है। तो ये जो भ्रम की स्थिति लोगों के मन के अंदर पैदा हुई है, उसको क्लियर मैं बार बार कर चुका हूं। अब अगर फिर भी कोई भ्रम की स्थिति में रहना चाहता है या लाला लैंड में जीना चाहता है, तो मेरे पास उसका कोई सवाल का उत्तर नहीं है। अब मैं क्लियर कर दूं कि आपदा में, और ये बात मैं क्यों अब कह रहा हूं, आपदा में विपक्ष न केवल अवसर तलाश रहा है, अब विपक्ष कोने में खड़ा होकर बैठ के गेम नहीं देख रहा है। चाहे वो अदिति मिश्रा हो या कन्हैया कुमार। अदिति मिश्रा भी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद से नारा लगा रही है आइसा में, और उसके साथ कन्हैया कुमार, जो कि अभी चुनाव से कुछ दिन पहले पंडित जी के साथ बैठ करके पूजा पाठ कर रहे थे, वो भी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की डफली बजा रहे हैं। इस बात को समझना आवश्यक है कि ये दोनों भूमिहार, एक भूमिहार एक ब्राह्मण है। इसी प्रकार से मनोज झा और कंचन यादव, दोनों की लाइन में कोई अंतर नहीं है। मनोज झा भी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कह रहा है और कंचना यादव, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, वो भी कह रही है। लक्ष्मण यादव भी कह रहे हैं, और पूरा विपक्ष इकोसिस्टम अब खुल करके ब्राह्मणवाद और इसको गाली दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इस समय ब्राह्मण सामान्य वर्ग उभला हुआ है, क्षत्रिय राजपूत समाज उभला हुआ है। हम बोलेंगे ये सारी चीजें और ये लोग नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे। यही मेरा ऑब्जेक्शन है। मैं मोदी जी को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि मोदी जी के कार्य देश हित में बहुत सारे ऐसे हैं। अनुपम सर, क्या अब हमें इधर उधर की बात करने के बजाय देखना पड़ेगा समाधान? और आपदा में ये जो गिद्ध, एक वो फोटो आई थी ना सर, बहुत फेमस, जिसमें एक गिद्ध था और एक सूडान का एक बच्चा था जो भूखे था, और उस बच्चे को कब मरे वो बच्चा, तो वो गिद्ध इंतजार कर रहा था खा लूं, और वो फोटोग्राफर इस ताक में बैठा था कि मैं इसको एक अलग मोमेंट दिखा करके कैप्चर करूं तो मेरा दुनिया में बड़ा नाम होगा। अंततोगत्वा वो आत्मग्लानि में मर गया। तो कहीं ऐसा ना हो, उससे हमें बचाना होगा, ये भी आवश्यक है देश को। जी सर। अब इन सब बातों का जवाब तो आप दीजिए अभिषेक, क्योंकि इस तरह के इल्जाम भी आपके ऊपर हैं। तो ये तो बकवास है। मैं तो इस इल्जाम को सिरे से खारिज करता हूं। सुनने वाले लोग जो है वो सुनना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम यहां है। मैंने स्पष्ट कहा था, बार बार कहा है कि 2012 हो, 23 हो या 26 यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के किसी प्रकार के लॉ के मैं विरोध में खड़ा हूं। वो स्टूडेंट्स के बीच मित्रता के भाव को समाप्त कर देता है। किंतु लोग अगर उसका मोदी जी और योगी जी के विरोध को समझ ले तो कोई नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपदा में जो अवसर विपक्ष तलाश रही है, उसको आप कैसे देखते हैं और कितना रोकना जरूरी है? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर काफी मैं अपने यहाँ शो कर चुका हूँ, इसको डिटेल में समझा चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, पर नाराजगी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसको डिनाई करना गलत होगा। अब उसमें आरएसएस की बात भी आ गई, मोदी की बात भी आ गई, तमाम बातें आ गई। देखिए, मेरा कहना था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पे लिया जाना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दाखिल हुआ था, उसके लिए मोदी को नहीं दोष दिया गया था, उसके लिए मोहन यादव को दोष दिया गया था।
और अंततः आपने देखा कि वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बिल्कुल। इसी तरह आपने देखा कि जो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मामला था, उसमें लगातार जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे वो निशाने पर आ गए और फाइनली उसका भी आपने देखा एक्रेडिशन कैंसिल हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इन सब चीजों में कहीं नरेंद्र मोदी की सहमत या नरेंद्र मोदी की पॉलिसी नहीं है। इसमें तो दो राय ही नहीं है कि पिछले 11-12 सालों में मोदी सरकार ने इस देश को अम्बेडकर में कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम लोग स्कूल में 80 के दशक में पढ़ रहे थे तो अम्बेडकर पढ़ाई तक नहीं जाते थे, उनका ऐसे ही चलते चलते एक आध लाइन में जिक्र हो जाता था। फिर बीपी सिंह ने उनको 90 में भारत रत्न दिया और धीरे धीरे भारतीय राजनीति का अम्बेडकरीकरण होता चला गया। और पिछले भाजपा राज में 11-12 साल में तो बहुत ज्यादा हुआ। कांग्रेस राज भी इसलिए नहीं होता था क्योंकि कांग्रेस राज को नेहरू गांधी के बाहर किसी की आदत ही नहीं है बात करने की। वो तो पटेल की बात नहीं करते, बोस की बात नहीं करते, शास्त्री की बात नहीं करते, लाल बहादुर शास्त्री की, तो अम्बेडकर की क्या करेंगे। तो मोदी ने एक एक कर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के तमाम जितने आइकन्स थे उन सब को अप्रोप्रिएट कर लिया। उन्होंने सब पे भाजपा की या फिर हिंदूवाद की, राष्ट्रवाद की मोहर लगानी शुरू कर दी। पटेल पर, बोस पर, शास्त्री पर, अब याद करें ये सब कांग्रेसी थे। तो धीरे धीरे कर इन सबको आपने भाजपा ने अपनाया। यहां तक कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी को, नरसिम्हा राव को, सबको उन्होंने अपनाया क्योंकि इन सबको कांग्रेस ने दुत्कारा। तो अब इसी में एक कदम आगे बढ़कर भाजपा ने अंबेडकर को भी अप्रोप्रिएट करना चाहा और किया किसी हद तक। ये बात आगे बढ़ती चली गई, परंतु मेरा जो कहने का तात्पर्य था वो ये था कि साहब, जब आप छोटे नेताओं को निशाना बनाते हैं तो आप शीर्ष नेतृत्व को एक मौका देते हैं कि वो अपनी गलती सुधार ले। बिल्कुल एक रणनीति की बात है। जब आप छोटे नेताओं को निशाना बनाते हैं तो आप जो शीर्ष नेतृत्व है और जो आज की तारीख में भाजपा में मोदी और शाह हैं, उनको एक मौका मिलता है अपनी गलती सुधार लें। जब आप शीर्ष नेतृत्व को ही निशाना बना देते हैं तो फिर गलती सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा अपना ये मानना था कि एक रणनीति के तहत आपको इसमें धर्मेंद्र प्रधान को ही निशाना बनाना चाहिए था। बात वहां तक जानी ही नहीं चाहिए थी। वैसे भी जब सुप्रीम कोर्ट से एक स्टे आ गया, एक ठंडा बस्ते वाली बात हो गई। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये नियम लागू हो ही नहीं सकते, इसलिए नहीं कि गलत है, गलत तो बहुत कुछ है। गलत तो SC/ST एक्ट भी था जो मोदी सरकार ने ही बढ़ा के लागू कर दिया, इसलिए कि लागू होने योग्य नहीं, मतलब इससे एनार्की आ जाएगी, एकदम अराजकता का माहौल आ जाएगा। और आप देखें बिना लागू हुए तो इसने सारे कॉलेजेस में सारे देश में आग लगा दी, लागू हो जाता तो क्या हो जाता। तो ये मेरा कहने का 2-3 बातें हैं यहाँ पर। एक तो धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बनाया जाना चाहिए और वो बनाया गया। मैं ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि इस पूरे खेल में जैसे कि अंबेडकरवाद की राजनीति को, जो कि मैं मानता हूं कि आपने कहा मोदी जी के समय शुरू हुई, मैं इसको देखता हूं कि नहीं, ये अर्ली 90s में शुरू हो चुका था और इसको खूब बढ़ाया कांशीराम मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव ने। इनफैक्ट जो उनका जब अलायंस भी हुआ था, तो जब मंडल कमीशन 1, क्योंकि बीइंग बिहारी में मैंने वो जातीय दंश झेला और बिहार ने झेला है, बहुत ज्यादा नरसंहार हुए और सभी जाति के लोग मरे। तो ये कह लीजिए कि हिंदू आपस में लड़के मरे। उसका काट तो अंबेडकरवाद की राजनीति ही होनी चाहिए, और तो मेरे पास ऑप्शन था भी नहीं। अगर मैं 90 के दशक में इस बात को देखूं, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सामने वाले के हथियार को बदले बिना, क्योंकि आज जो ये लोग कहते हैं कि हम 90% है, 80% है पीडीएल, मैं उस पर नहीं आता हूं, किंतु अगर वो हम स्थिति नहीं पलटते तो लालू प्रसाद यादव तो आजीवन चाहते कि यही चलता रहे और वो सत्ता में बने रहे। वो स्थितियां बदली तभी वो आज 25 पर है, उनके साथ वो 80% नहीं है, 80% हमारे साथ है।
अब आप ही ने एक वीडियो भी शेयर किया, वो मैं दर्शकों को सुनाता हूं। ये अपने आप में कितना क्रांतिकारी बदलाव नहीं है इस राजनीति के कारण। इसलिए मैंने कहा मैं सिर्फ यूजीसी के विरोध में था। और मैं खुद जाटा हूं, दलित समाज से आता हूं, पंडित जी मेरे साथ खाते हैं। ऐसे ही एक जाटा या दलित, पता नहीं, वो दलित समाज से ही था, उसने कहा मैंने शिखा रखी है, जनेऊ पहनता हूं, मुझे कोई नहीं। और उसकी वाणी बहुत ओजस लग रही थी। इसी प्रकार से जब कंफ्यूजन का माहौल क्या होता है कि हमने त्याग ही दिया, हम नहीं पढ़ेंगे, हमने मान लिया कि हमको नहीं पढ़ना है। जैसे अब भागवत जी ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई, पंडितों ने बनाई। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त इनका काउंटर कर देता हूं, और बिना गाली दिए, क्योंकि मैं गाली गलौज में विश्वास नहीं रखता। मेरा बहुत क्लियर कट है कि भाई मैं विश्वास रखूंगा उस चीज में जो सत्य है। तो मैं 2 वीडियो फोटोग्राफ दिखा देता हूं। पहला ये वाला, जो कि है वास्तविकता, ये किताब है, और उसके लाइन जो कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहे। अब बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बातें कही, ये महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर। बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात कही, वो ये कही कि 1916 में इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जाति व्यवस्था मनु महाराज जी ने नहीं बनाई। जाति व्यवस्था मनु महाराज से पहले स्थापित थी। ब्राह्मण ने जाति व्यवस्था दूसरे समुदाय पर नहीं थोपा, ये उनके बस की बात नहीं है। तो बाबा साहब को हम आदर्श तो तभी बना पाएंगे ना गुरुजी, जब हम बाबा साहब अंबेडकर को मानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। जी देखिए, मेरा अपना मानना है कि जब आदमी बहुत ज्यादा कैमरे पर रहता है और बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करता है, तो चाहते ना चाहते हर आदमी इंसान होता है, तो उससे कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है जो फिर बातें उल्टी पड़ जाती हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं वो मीडिया से दूरी बनाकर चलते थे। मैं इस पे किस्सा हमेशा सुनाता हूँ कि रज्जू भैया मेरे पड़ोस में रहते थे, रेगुलर मेरे प्रेस में, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अनुपम, मैं तुमसे मिलने आता हूँ, इंटरव्यू लेना हो तो जाओ, मेरा स्वयं सेवक है अटल बिहारी, प्रधानमंत्री आजकल, जाओ उससे जाके लो। और कराया भी उन्होंने, अटल जी को बुलाया भी, अटल जी से इंटरव्यू भी कराया। मतलब पॉइंट इसको खुद मीडिया से बात नहीं करते थे। के सुदर्शन के समय से शुरू हुआ, और हम देख रहे हैं कि मोहन भागवत बहुत ज्यादा मीडिया पर आते हैं। खैर, ये उनका विशेषाधिकार है, परंतु मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है, वो काम ज्यादा करता रहा है और बोलता कम रहा है। तो ऐसे में जब हमारे सरसंघ चालक लगातार मीडिया में छाए रहेंगे, तो फिर तो आप मान कर चलें कि कुछ ना कुछ लूज टॉक भी होगी, कुछ गलतियां भी होंगी, और कुछ ऐसी बातें भी निकलेंगी फिर जिनको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं जानता हूं, मैं संघ को कभी गाली नहीं दे सकता। उसके 2 कारण है। अभी बंगाल में जो चल रहा है, मैंने वनवासी कल्याण में काम करने वाले सामान्य वर्ग के 30 साल के स्वयंसेवक को देखा है। एक बात बताइए, हर चीज, दिक्कत क्या है कि हम हर चीज कैमरे पे डिस्कस करना चाहते हैं। हर चीज, हर बात हम कैमरे पर डिस्कस करना चाहते हैं। वामपंथी कभी कैमरे पर आकर वो बात कहते हैं जो केरल के मुख्यमंत्री विजयन के बारे में उन्हीं के मंत्री ने बताई कि विजयन बताते थे कैसे अपने विपक्षियों को जान से मारकर नमक के बोरे के साथ दफना दो तो लाश गल जाएगी। सोचिए, मुख्यमंत्री बता रहा है। लेकिन जब यही वामपंथी जब टीवी पर आते हैं, देखिए इतिहास गवाह है कि दुनिया में जहां जहां वामपंथ आया, वहां पे उसने वो मीडिया खत्म कर दिया, जुडिशरी खत्म कर दिया और लोकतंत्र खत्म कर दिया। मजेदार बात है कि जहां जहां वामपंथ नहीं आया, वहां पे वामपंथी इन्हीं 3 बातों की दुहाई देते हैं। तो ये दिखाता है कि भाई राजनीति में कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, और ये इसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि सारी स्ट्रैटेजी एकदम सामने कैमरे पे खोल के रख दो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। और मुझे लगता है कि अलाउ मी टू कंप्लीट अभिषेक की, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस इस ट्रैप में आया भी
तो मैंने आरएसएस को जितना देखा समझा जाना है, बहुत क्लोजली तो मैंने उनको नहीं देखा, पर जितना पढ़ा है, जितना जाना है, तो साहब उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आदमी जो करे वही बोले भी, और जो बोले वही करे भी। राजनीति में ऐसा संभव नहीं है अभिषेक, कभी नहीं। अब मैं दूसरे विवाद पर आता हूं। हुआ ये कि अमित शाह जी ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि ये सरकार गरीब, वंचित, शोषित मजदूरों की है और उसका हम किसी भी प्रकार से देखभाल करेंगे। अब टेक्निकली इस बयान पर विवाद नहीं होना चाहिए जो कि ट्विटर पर हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष कितना सटल ढंग से खेल खेल रहा है। एक मिनट, ये बताइए, नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में कहते घूमते हैं कि ये भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है जी। ये युद्ध का दौर ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक भी कर चुके हैं, बालाकोट भी कर चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर भी कर चुके हैं। बिल्कुल। तो भाई एक बार फडणवीस ने ये बात कही थी, देवेंद्र फडणवीस ने, कि राजनीति में कैमरे के सामने हमको अक्सर ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिसपे हम सही मायनों में भरोसा नहीं करते। नरेंद्र मोदी जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक गांधी के आलोचक थे। आज प्रधानमंत्री बनते ही बापू 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 की रट लगा दिया उन्होंने। तो भाई कुछ उनको मूविंग स्पेस भी दीजिए, कुछ उनको चलने फिरने की जगह भी दें। मैं तो सर दे ही रहा हूं, इसीलिए तो ये प्रश्न उठाया, क्योंकि मैंने ट्विटर पे वो लिखा, ऐसा भी नहीं है, वो लिखा कि ये क्या पागलपन है। 2014 में भी तो मोदी जी यही भाषण देते थे और हम ताली बजाते थे, क्योंकि हम जानते थे कि यही बातें बोलने से आप चुनाव जीतेंगे भी। आपको एक नंबर बड़ा चाहिए, बड़े के लिए पूरे समाज को जोड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने वहां से शुरू किया आपसे कि अम्बेडकरवाद की राजनीति का काउंटर भी तो अम्बेडकरवाद था। आज वाल्मीकि समाज अपना अधिकार मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? वो जय श्री राम का नारा लगा रहा है कि नहीं? वो मनु स्मृति जिंदाबाद बोल रहा है कि नहीं बोल रहे हैं? ऐसे आपको सैकड़ों इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे। दलित समाज से आने वाला सिपाही व्यक्ति वो कह रहा है कि नहीं आरक्षण ने हमको बर्बाद कर दिया। मैं नाम लेके बता देता हूं, समस्तीपुर के मधु पासवान नाम का एक युवक है, उसने आरक्षण के विरुद्ध बिगुल फूंक रखा है। बोला कि आरक्षण ने हमारे मस्तिष्क पर वो कब्जा कर लिया कि हम अपना क्रिएटिविटी भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं कि हमारे पास बहुत रिसोर्सेस थे, वो सब खत्म हो गए, क्योंकि हमें किसी ने झुंझुना दे दिया कि बेटा तुम नहीं भी पढ़ोगे तब भी नौकरी हो जाएगी, और इस कारण हम पढ़ना भी भूल गए, और इसका बहुत बड़ा समाज पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। वो SC/ST एक्ट के खुले में विरोध कर रहा है। लेकिन 2014 के पहले तो ये हालात नहीं थे। तो जब उधर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ना है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखें, ये दो एक लोगों की बातें आप सुना सकते हैं, परंतु हकीकत यह है कि आरक्षण पर मुट्ठी भर लोगों ने कब्जा कर लिया है। बिल्कुल। अब दो तीन बात सुने, जहां पर 2000 जातियां हैं वहां पे दो जातियों ने कब्जा किया है। जहां पर 1000 जातियां हैं वहां पे भी दो एक लोगों ने कब्जा किया है। तो इसके लिए रोहिणी आयोग बनाया गया था। रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी और राष्ट्रपति को भेजी भी जा चुकी, क्यों नहीं लागू होती है। और अब तो पहले तो भाई गवाई साहब ने कहा, जो खुद ही दलित समुदाय से आते थे, और अब आपने देखा कि CJI सूर्यकांत साहब ने भी पूछ लिया है, और रोहिणी आयोग आप पहले ही बना चुके हैं, तो उसे लागू करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। और आप देखें कि SC/ST में सब क्लासिफिकेशन, SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करना, एक तरह से ये आपको डर लग रहा है, रेवंत रेड्डी ने कर दिया। तो और नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा में किया। नायब सिंह सैनी ने कर दिया, नायब सिंह सैनी, दोनों ने, they were the first to do it। कर्नाटक में सुना हो रहा है। The point is कि you will have to take a leap of faith। आपको श्रद्धा की छलांग लगानी पड़ेगी।
आप हर चीज सेफ गेम मत खेलिए, आप आगे आइए। एक बात क्या आज उसका कहते हैं, कारण एक आपके अभिषेक, आज आपके शो पर एक बात कहता हूं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कहूं नहीं कहूं, लेकिन मेरा एक दावा है, मेरी एक प्रोफेसी है, मेरी एक भविष्यवाणी है। बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के बाद इस देश में राजनीति रीसेट होगी। ये बात तो मैं कह आपको चुका हूं। एक पॉलिटिकल रीसेट नजर आएगा, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। उनके पास इस समय बहुत ज्यादा इस समय स्टेक पे है, बहुत ज्यादा स्टेक पर है बंगाल में और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वो सीधे सत्ता की दौड़ में नहीं है, परंतु स्टालिन को हटाना एक बड़ा उनका वो है, एक जिसे कहना चाहिए बड़ा एम है उनका। और ममता को हटाना भी आप जानते हैं कि एक बड़ी बड़ी कोशिश हो रही है, और माना जा रहा है कि साहब इस बार, अब आपने देखा है कि चुनाव आयोग भी, सुप्रीम कोर्ट ममता गई थी, दांव उल्टा पड़ गया, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद चुनाव आयोग और ताकतवर हो गया। अब चुनाव आयोग ने 7 लोग सस्पेंड भी किए। आपने कल देखा भी सीजीआई साहब ने एसआईआर के खिलाफ आए, वो मोहम्मद सिराज से कहा कि अब हम पता करेंगे तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, चलो भागो यहाँ से, जाओ चुनाव आयोग के पास। तो दांव उल्टा पड़ा। तो मेरा अपना मानना है कि बंगाल और तमिलनाडु का, केरल में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, पर बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव हो जाने दीजिए अभिषेक। इस देश की राजनीति में एक पॉलिटिकल रीसेट होगा, भारतीय जनता पार्टी की चाहे राजनीति में एक पॉलिटिकल रीसेट होगा, क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु के बाद जो अगला महत्वपूर्ण चुनाव है वो उत्तर प्रदेश का है। और तो बंगाल और यूपी के चुनाव के बीच आप बड़े राजनीतिक चेंज देखेंगे। ये बात मैं जब तमिलनाडु के इलेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा था अभी कुछ दिन पहले ओपिनियन पोल में, तो मैंने कही थी कि मेरा मानना है कि एनडीए, ये नहीं है कि मैं कंफर्मेशन बायस से पीड़ित हूँ या फिर नोएडा के कुछ पत्रकारों को सुन करके, नहीं। मेरा क्लियर मानना है कि एनडीए वहां पे सरकार बनाएगी, क्लियर, एकदम बढ़िया मेजॉरिटी के साथ। लोगों का अपना अलग अलग विचार हो सकता है। बंगाल में अभी मामला 50-50 पर है, अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस ने बंगाल को डिरेल किया। लेकिन बंगाल में मेरी हमेशा से इच्छा रही है, बंगाल में बहुत कनेक्टेड फील करता हूं वहां से। तो बंगाल जीतना और ममता को तो हराना इस देश का हर एक हिंदू का लक्ष्य होना चाहिए, वरना देश ही नहीं बचेगा। पॉलिटिकल रीसेट आवश्यक है और वो होगा भी, किंतु उससे पहले एक समाज के अंदर वो विमर्श खड़ा करना होगा कि 80% उनके साथ नहीं है, विपक्ष के साथ, वो हमारे साथ। और ये जो फियर सत्ता के साथ, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी अच्छी बात बोल दी थी सर। उसने जीवन में कम अच्छी बात नहीं बोली है, लेकिन एक बात, अन्ना जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम इस कुर्सी पर बैठेंगे तो ये कुर्सी हमें भी अपवित्र कर देगी, हमें भी बदल देगी? सत्ता में कुछ साल तक तो ठीक लगता है, किंतु उसके बाद चैलेंज होता है इस कुर्सी को बचाए रखना। देखिए, केजरीवाल ने गलत बात कही। केजरीवाल को कुर्सी ने नहीं बदला। समय के साथ मैंने इस बात का एहसास किया कि केजरीवाल हमेशा से ऐसे थे, वो हमेशा से फ्रॉड थे, वो नंबर 1 के फ्रॉड हमेशा से थे। और जब मैं अब केजरीवाल का पूरा इतिहास देखता हूं और वो उनका मदर टेरेसा वाला उनका हुकअप देखता हूं और उनकी तमाम चीजें जो सामने आई हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हो सकता है कि कुर्सी ने केजरीवाल के ऊपर कुछ बंदिशें लगा दी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मेरी नानी कहती थी कि राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, मस्जिद तोड़कर बनी है, और उसी राम मंदिर के लिए उनको फ्री की ट्रेन चलवानी पड़ी। अरे कुर्सी ने तो फिर भी उनको कुछ शरीफ कर दिया, केजरीवाल हमेशा इससे कहीं ज्यादा फ्रॉड थे। तो सॉरी, जब केजरीवाल पे मेरे उद्गार कुछ ज्यादा प्रकट हो जाते हैं, फूट पड़ते हैं। नहीं, उस चीज से हम दोनों पीड़ित हैं, तो मैं इस बात को समझता हूं। तात्पर्य ये था कि विमर्श, पहली बार 1972 में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे जेएनयू में लगे, आप तो मुझसे सीनियर हैं, उसको मान लिया गया कि नहीं ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं है। पहली बार यूजीसी के प्रकरण के बाद क्या हुआ कि देश भर से लोग कह रहे हैं तुम बोलोगे हम तुमको ठोकेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे।
तो एक शफल तो है, विमर्श तो बदला है। और कमाल की बात है, सभी भाजपा समर्थक, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो, ओबीसी से हो, सामान्य वर्ग से हो, वो सब शामिल है इसके। अभिषेक, एक बात बताइए आप हमको कि ये जो यूजीसी के खिलाफ आंदोलन हुआ, हम सब जानते थे कि इसका सबसे बड़ा लॉस अगर किसी का होगा तो ओबीसी छात्रों का होगा, क्योंकि आज की तारीख में उच्च शिक्षा में तकरीबन 55% छात्र ओबीसी से आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एससी एसटी केस 81% से ज्यादा ओबीसी पर लगते हैं, 60% से ज्यादा केवल यादवों पर लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो समाज में हो रहा था वो यूनिवर्सिटी में भी ही होना था। बिल्कुल। तो दो बातें मुझे बताएं। नंबर एक, ये यूजीसी विरोधी आंदोलन अपने साथ ओबीसी को क्यों नहीं ला पाया? इस आंदोलन ने एक ऐसी हवा क्यों बनाई जिसमें लगा कि ये चीज सिर्फ सवर्णों, तथाकथित सवर्णों के खिलाफ है, जबकि हकीकत तो ये है कि इसमें ओबीसी सबसे बड़ा सफरर और सबसे बड़ा लूजर होने वाला था। पहला सवाल। दूसरा ये कि इसमें आपको ओबीसी वर्ग के लोग इस नियम के साथ कैसे खड़े नजर आ रहे हैं जिसमें उनके समाज के लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाले थे। जब पहले प्रश्न का पहला उत्तर, क्या ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगा और सामान्य वर्ग ओबीसी को साथ में नहीं जोड़ पाया? सर, हम जब देखना नहीं चाहेंगे तो दिखेगा ही नहीं। जो पहला आंदोलन हुआ था सड़क पर, उसमें कई यादव, कई ओबीसी के लोग खड़े थे और उन्होंने कहा कि वो यूनिवर्सिटी में इस चीज के विरोध में, उसके कई रील्स और वीडियोस भी हैं। दूसरी बात, नैरेटिव इसलिए लोगों को हल्का लगता है क्योंकि अपने आप को ओबीसी या पीडीए की पार्टी कहने वाली समाजवादी पार्टी के लक्ष्मण यादव या कंचना यादव जब कहते हैं कि हम 80% हैं, हम यूजीसी का विरोध करते हैं, तो लोग मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो 80% नहीं है, उनके साथ 80% लोग नहीं है। यही मैं बात सिंस द डे वन कह रहा हूं, जो लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये लड़ाई 80% की है ही नहीं। उनके साथ मुसलमान है, कुछ चंक में यादव हो सकते हैं, कुछ चंक में ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन वो 80% नहीं है। वो होते तो राहुल गांधी 90% चुनाव नहीं हारते। दूसरी बात कि कौन फिर इस यूजीसी की लड़ाई में हमारे साथ था? मैं बार बार कह रहा हूं, जिसने भी भाजपा को 2014 में, 17 में, 16 में, 15 में, 19 में, 20 में, 24 में, बिहार में, यूपी में, एमपी में वोट किया, वो सब साथ में है। और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप चाहे बालियान को देख लीजिए, जाट एसोसिएशन को देख लीजिए, वो लोग भी तो उसी समाज से हैं। वो तो खुल के विरोध में थे कि नहीं, ये गलत हो रहा है। हमारा विरोध, हमको ये समझना होगा सर कि एक लाइन है, उस लाइन के को क्रॉस करेंगे तो दूसरी तरफ से भी प्रॉब्लम्स होगी। और आज मैं इसीलिए इस विमर्श को करने को विवश हो गया कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है समाज में, उसको रोकना पड़ेगा। मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 6.5 लाख लोग देखते हैं, समझते हैं। तो यह विमर्श गलत है कि हमारे साथ ओबीसी और एससी एसटी नहीं था। बिल्कुल था। अखिलेश यादव का वोटर, राजद का वोटर और कांग्रेस का वोटर इसके अपोज में है और लेफ्ट के लोग अपोज में है। जी, जाहिर सी बात है, राजनीति की बात हो रही है और इकलौता, बल्कि देखिए इन लोगों ने क्या किया कि खुद अखिलेश, खुद तेजस्वी तो शांत रहे, पर इनका आईटी सेल इसको समर्थन देता रहा और इसको मामले को उठाता रहा और इसको ऐसा बनाता रहा जैसे कि ये केवल सवर्णों का मुद्दा है। मैं फिर कहूंगा कि आंदोलनकारी अपनी बात आम ओबीसी, आम पिछड़ों तक पहुंचाने में असफल रहे, उनको ये बताने में। लेकिन उनका भी क्या है कि वो कहते हैं कि किसी भी तरह भाजपा सरकार जाए और फिर हम मुकदमे भी झेल लेंगे 2-4, क्या बात है। तो क्या ही कहा जाए। अभी मैं देख रहा था कि करीब 1 दर्जन यादव समाज के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के सामने पहुंचे थे, बंगले के सामने। साहब सुसाइड कर लेंगे, हम सब पे SC ST एक्ट लगाए छुड़वाइए। तो हाँ, जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई थी तो उन्होंने पहला काम यही किया था कि तमाम लोगों का SC ST एक्ट में रिलीफ दिलाई थी, क्योंकि
तब तक यादवों के गांव खाली हो गए थे SC/ST एक्ट, क्योंकि उसके पहले मायावती की सरकार थी और बड़ी संख्या में यादवों पर SC/ST एक्ट लगा था। तो ठीक है। तो अब एक और न्यूज जो इस पे मुझे लगा कि बात होनी चाहिए और वो है कि अचानक से इको क्यों आने लगा। अभी तो ठीक था सर माइक कुछ तो हुआ। चलिए मैं ऐसे ही कर देता हूं, आपको म्यूट करके फिर लेकर के आऊंगा, क्या करें अचानक से वो। एकता अखंडता देश के लिए कितनी आवश्यक है कि महाराष्ट्र का अकेला ओखला सिविक बॉडी से टीपू सुल्तान का नाम हटा करके संभाजी महाराज हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन मालेगांव में जैसे बदला वहां पे अंबेडकर साहब भी हट गए, गांधी जी भी हट गए और टीपू सुल्तान आ गया। तो ये बड़ा थ्रेट ही हमारा रियलिटी चेक है, क्योंकि कल भी बांग्लादेश के अंतिम अभिभाषण में बांग्लादेश के लिए यूनुस ने स्पष्ट कहा कि भारत के 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक है, हम जीत सकते हैं, हम ये हटा सकते हैं, वो सारी बातें कही। तो देश के सामने जो बड़ा चैलेंज है, उस बड़े चैलेंज को कैसे फिर खत्म किया जाए? इसका कुछ नहीं हो सकता अभिषेक, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये इस तरह की सोच वालों को आप किसी तरह बदल सकते हैं। मैंने आज एक ट्वीट और किया है जिसमें एक AIMIM की जो एक छुटभैया नेता जिसको मैं कहूंगा, जो कि एक पार्षद हुई है लड़की, वो 15 मिनट की धमकी दे रही है, वही अकबर ओवैसी वाली, वही जो धमकी अभी अकबर ओवैसी बंबई में दे कह रहे हैं, वो 2014 से अपनी धमकी रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अकबर ओवैसी आज, हाँ जी हाँ, तो अकबर ओवैसी आज भी 15 मिनट पुलिस हटा लो की धमकी दे रहे हैं और उनके बड़े भाई राष्ट्रवादी बने घूम रहे हैं, संविधान की शपथ ले रहे हैं, मुल्क दौरा करके भारत का पक्ष रख रहे हैं और तमाम लोग कह रहे हैं साहब ओवैसी तो बड़े राष्ट्रवादी निकले। तो ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं दोनों भाई जमाने से, बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने सबको। तो ये मानसिकता तो बदल नहीं सकती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अभिषेक, कि पिछले तकरीबन 9 साल में आपने देखा कि योगी की सरकार ने कैसे परफॉर्म किया। पत्थरबाजों के घरों पर बुलडोजर चल गए, माफिया को मिट्टी में मिलाने को कहा था, मिला दिया, ऑपरेशन लंगड़ा किया, एनकाउंटर्स हुए, लोग जेल गए। उसके बाद परसों शिवरात्रि के जुलूस पर हमला हो गया मथुरा में, वो भी आप सोचें नॉर्मली इस तरह के हमले जुमे को होते हैं, जुमा नहीं था, मथुरा में शिवरात्रि के जुलूस पर हमला किया गया, पहले से पत्थर इकट्ठा करके पत्थरबाजी हुई। तो जाहिर सी बात है पुलिस उनके साथ फिर वही करेगी जो कर रही है बाबा की पुलिस। लेकिन इस हिमाकत का क्या करेंगे आप, इस दुस्साहस का क्या करेंगे आप, इस सोच का क्या करेंगे आप? फेयर इनफ, इसका क्या करेंगे? उपाय वही हेमंता बिश्व शर्मा जी ने कहा था कि भाई एक साथ 30,000 बांग्लादेशी मुस्लिम डिसअपियर हो गए तो डिसअपियर हो जाएंगे। तो वही उपाय है, जैसे हेमंता करते हैं, चीजों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। अनुपम सर, आप शो में आए और इस पूरे मुद्दे पर आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और दर्शकों, एक बार फिर से मैं कहूंगा इस बात को कि अपनी लाइन को महीन ही रखनी है, विरोध जिस चीज का था उसी पर रहा। और मेरा मानना है, एक और बात मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, 19 जो मार्च में आने वाला है जजमेंट आएगा कि ये रेगुलेशन बकवास है, नई कमेटी बैठे और नई रेगुलेशन बनाए, और नई कमेटी बैठेगी, रेगुलेशन बनेगा 6-8 महीने में। फिर आप वो भी सोचिएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तेली तक कहेगा क्रोध में। हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें सामान्य वर्ग ने जितना सर पे बिठाया उनमें से किसी ने नहीं कहा होगा, वो बाहर से आए हुए तत्व ही वो कह सकते हैं जो मोदी से घृणा कर सकते हैं। मोदी से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी ये बात नहीं कह सकता। बहरहाल
मैं स्पष्ट कर रहा हूं। अभिषेक, एक बात मैं चलते चलते और जोड़ दूं आपके प्रोग्राम में। दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन सेइंग फॉर सेवरल इयर्स। आप मेरे ट्विटर पे जाइए, जब से मैं 3-4 साल से एक्टिव हूं, लगातार कह रहा हूं, उसके पहले फेसबुक पे कह रहा हूं, टीवी शोज पर कह रहा हूं कि भाई भारत में सारे अकाउंट सत्यापित होने चाहिए सोशल मीडिया पे। अक्सर एक बात होती है अभिषेक कि सोशल मीडिया पर लगाम लगानी चाहिए। सोशल मीडिया पे आप क्या लगाम लगाएंगे, पर आप इतना तो कर सकते हैं कि जो आदमी जो बात कहे अपने नाम, अपने पते और अपने चेहरे से कहे। ये नहीं चलेगा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन राजपूत ऑफ इंडिया अकाउंट चला रहे हैं, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बात मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि या आप एक फिक्स्ड आईडी जहां पे और आधार देखिए, कार्ड एलॉन मस्क ने आपका आधा काम कर दिया। उसने प्लेस ऑफ अकाउंट कहां से चल रहा है आपका अकाउंट बता दिया। अब बाकी काम आप भी करें साहब, कुछ करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें सत्यापित होनी चाहिए, ये भी। और विरोध जिस सब्जेक्ट का था उसको सब्जेक्ट नहीं, एक ऑब्जेक्टिव था, उसको सब्जेक्टिव मत बनाइए। दूसरी बात, मैं मोदी जी के साथ खड़ा था हूं और इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए कि अभिषेक तिवारी कभी कांग्रेस के लिए या समाजवादी पार्टी या आरजेडी वालों के लिए बैटिंग करेगा, जिसने जीवन भर आरजेडी का विरोध किया हो। कल अजीत ने भी तो ट्वीट किया है अभिषेक, जिसको मैंने एंटी क्लाइमैक्स कहा है। ये कैसे कोई सोच सकता है कि हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हैं? ये तो सोचना ही बेवकूफी है। मतलब आप इतने दिनों में जिसको आप फॉलो करते हैं, समझते हैं, उसकी राजनीतिक विचारधारा को नहीं समझे। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी का साथ छोड़ दूं, जिसने अतीक अहमद से लेकर के मुख्तार अंसारी, वो मऊ का दंगा किसने देखा होगा नहीं पता, हम लोगों ने तो उसको बहुत क्लोज से समझाया जाना है। वैसे माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले व्यक्ति का कोई साथ छोड़ देगा? ये सब जो है ना, कोरी कल्पना है, कोरा गप है, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए सर, थैंक यू सर, आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।